चलो देखो लास्ट क्लास पे अपना लेजेंड्रे पॉलिनोमियल चल रहा था, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है, जहाँ तक पढ़ा दिया वहां तक। चले आगे, ठीक। लिखिए इसके अंदर जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, ठीक। लिख लो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 की पावर -1/2 इज इक्वल टू n बराबर 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट t की पावर n pnx, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है, रिमेंबर। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, जनरेटिंग फंक्शन में अगर मैं इसका एक्सपेंशन कर दूं और इसमें जो t की पावर n का कोफिशिएंट देखूंगा वही क्या होगा तुम्हारे पास में, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल होगा pnx, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n, the coefficient of t की पावर n in the expansion of in the expansion of 1 minus 2xt plus t square की पावर -12 will be legendary polynomial, will be legendary polynomial of ऑर्डर n ऑर्डर का वो क्या होगा तुम्हारे पास, लेजेंड्री पॉलिनोमियल होगा, ठीक। एक क्वेश्चन लिखिए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो तुम्हें डायरेक्टली मैंने बोल रखा है 3-4 तो याद ही रखने हैं आपको, P4 तक तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। लेकिन अपन देखो इससे कैसे निकाल सकते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखो फाइंड P2x यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन, फाइंड P2x using generating function of legendary polynomial of LP, legendary polynomial। करो भाई, कैसे करोगे इसको, कैसे कैलकुलेट करोगे जनरेटिंग फंक्शन से P2x, करो, एक्सपेंड करके करो एक बार, क्योंकि इससे अपन प्रॉपर्टीज भी देखेंगे भाई, है ना। मैं तो आपको डायरेक्टली लिखवाऊंगा, लेकिन प्रॉपर्टीज अपन इससे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालो जल्दी से। ये था 1 माइनस 2xt, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस टी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको माइनस कितना है ये, हाफ, इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट टी की पावर n pnx, ठीक। इस पूरे को x मान लूँ अगर मैं, तो 1 माइनस एक्स की पावर n क्या होता है, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस एन एक्स मतलब 2xt माइनस टी स्क्वायर एन एक्स, तो 1 माइनस, अच्छा देखो ये माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है,
है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ऐसे होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा 1/2, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इसका स्क्वायर, तो 2xt माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना सफिशिएंट है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा t की पावर 0 p0x प्लस t की पावर 1 p1x प्लस टी स्क्वायर p2x। मुझे क्या चाहिए, मुझे p2x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा भाई, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट -1/2। इसमें देखो तुम्हारे पास में, इसको सोल्व करेंगे एक बार पहले, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर में टी स्क्वायर नहीं आएगा और 2ab में टी स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली इसमें आएगा तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो 1/2 माइनस 1 डेन की -1/2, तो ये कितना हो जाएगा -1/8, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास में, हाँ 4x², तो कितना हो जाएगा -1/8 इंटू 4x², ठीक, इज इक्वल टू p2x। इसको थोड़ा सोल्व कर लो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ 2 बचेगा, 1/2 -1/2 माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस आएगा यहाँ पे, कहाँ पे -1/2 -1, अच्छा, एन तुम्हारे पास -½ है तुम्हारे पास, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, देखो ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहली बात तो माइनस आएगा ही नहीं, ठीक, 3/8 हो जाएगा, है ना, 3/4 3/8, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारे पास देखो ये प्लस का आएगा, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे 2 बचेगा, 3/2 x² और -½ इज इक्वल टू, तो यहाँ से p2x कितना आ गया 1/2 3x² माइनस, दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया, नेक्स्ट लिखो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, लेजेंडरी पॉलिनोमियल तो क्या होती है भाई, -1 2 +1, ठीक, pmx pnx dx pnx dx इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, नहीं ठीक ठीक ठीक, 2/2n + 1 डेल्टा m, नोट कर लीजिए। और डेल्टा m क्या है आपके पास, डिराक डेल्टा, क्रॉनिकल डेल्टा, वेरी गुड, क्रॉनिकल डेल्टा। और डेल्टा mn बराबर क्या होगा 1 0, 1 कब होगा, m इज नॉट इक्वल टू n। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। तो एक फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लिखो कैलकुलेशन ऑफ सी एन, कैलकुलेशन ऑफ सी एन, ठीक। जैसे C0 C1 C0 P0 C1 P1 ऐसे लिखते हैं अपन, तो जो Pn का कोफिशिएंट C है ना वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर, ये मैं पहले करवा चुका हूँ लास्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक मैंने करवाया था। किसी भी जो पॉलिनोमियल आपके पास में है एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, उसको लेजेंडरी पॉलिनोमियल में इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। CN लिख सकता हूँ ऐसे, लिखो मल्टीप्लाई बाई Pnx, मल्टीप्लाई बाय Pnx एंड इंटीग्रेट -1 to +1 एंड इंटीग्रेट -1 to +1, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई, fx Pnx dx -1 to +1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, C0 P0x Pnx dx -1 to +1 C1 P1 Pn dx प्लस डॉट डॉट Cn Pnx dx -1 से +1, ऐसा ही है। सब क्या हो जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू देखो, ये तुम्हारे पास Cn, ये होगा 2/2n + 1, डेल्टा mn की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गया 2/2n + 1 इज इक्वल टू -1 to +1 fx Pnx dx। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं Cn इज इक्वल टू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2 -1 से +1 fx Pnx dx, ये लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब मान लो आप C0 C1 C2 डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। n बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 2n + 1, ये 2/, ये सही है ना ये फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा P0, सोल्व कर लो उसको, कंफ्यूजन है कुछ, कर लो सोल्व। एक क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, कंसीडर फॉलोइंग फंक्शन fx इज इक्वल टू 0 and 1। 0 कब होगा, जब -1 से प्लस, -1 से 0 हो, और ये होगा 0 से 1 हो, ठीक। इफ फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, इफ fx कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, fx इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 to ∞ an Pnx,
द वैल्यू ऑफ A3 इज, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं भैया ना, क्योंकि ये ना तो लेंथी क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तो जिसको फॉर्मूला याद है वो डायरेक्टली कर सकता है, फॉर्मूला याद नहीं है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन ए लिखो 1/4, बी लिखो 5/16, 7/16 एंड डी लिखो यहाँ पे 3/5। अच्छा क्वेश्चन है भाई। कोई आंसर? माइनस में आ रहा है तो हो सकता है माइनस के अंदर हो। -7/16 है ना, इसको माइनस कर लेना भाई, माइनस। ठीक, तो देखो कुछ नहीं करना तुम्हें, सिंपली तुमसे पूछा है, तुम्हें पता है an कितना होता है 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 -1 से +1 fx pnx dx। ठीक, अब तुमसे यहाँ पे पूछा है A3, इससे आगे वो पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा n बराबर 3 रखेंगे कितना हो जाएगा 7/2 -1 से +1 fx और pnx p3x dx। ठीक, अब इस इंटीग्रेशन को आप तोड़ोगे, क्योंकि फंक्शन देखोगे ना कैसे डिफाइन है, एक तो -1 से और 0 से, इसमें तो इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो ये तो तुम्हारे पास 0 बन जाएगा, ओनली तुम्हारे पास ये बचेगा। तो ये हो जाएगा A3 = 7/2 fx कितना है भाई 1 है, और p3x कितना होता है 5x³ - 3x। ठीक, अब इसको सोल्व कर लो सिंपली, तो ये हो जाएगा 7/4 5x 4/4 - 3x² डिवाइडेड बाई 2 0 to 1। सोल्व कर लोगे, -7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, गेट सेट में पूछा हुआ है, देखो फाइंड इंटीग्रेशन I = -1 to +1 pnx dx।
और पी एन एक्स आपके पास लेजेंडरी पोलिनोमियल है और एन आपके पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, एन आपके पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ऑप्शन ए लिख लो, दैट इज 0, 1, -1 to n + 1 डिवाइडेड बाई 2। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। हाँ जी, क्यों? इंटीग्रेशन किया तो हाँ प्लस कराएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप अप्रोच कर सकते हो, है ना। जस्ट एक सेकेंड, ठीक है। देखो ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला कभी कुछ भी समझ में नहीं आए तो वैल्यू रख रख के देख लो, ठीक है ना। तो आप या फिर देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू -1 to +1 1 इंटू पी एन एक्स डी एक्स, लिख दूँ ऐसा। और 1 को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूं। अब n बराबर 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब P0x तो हो नहीं सकता। तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, 2/, ऐसे ही लिखते हो ना। और यहां पे एक तो 0 है, एक n है, दोनों अलग अलग है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, क्लियर है। क्वेश्चन लिखिए, i इज इक्वल टू -1 से +1 पी एन एक्स डी एक्स, और n बराबर इस बार क्या है आपके पास 0 है, तो क्या होगी वैल्यू। हो गया। क्या होगी, प्रॉब्लम है? सब ठीक ठाक तो है ना भाई घर पे? तबीयत खराब थोड़ी है किसी की, फिर क्यों नहीं हो रहा? बस इतना सोचना क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और कुछ समझ में नहीं आए तो -1 से +1, यहाँ पे क्या है P0x dx, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। dx का इंटीग्रेशन -1 से +1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 1 माइनस, या फिर आप वैसे जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे मान के करो, i इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू, लिख सकता हूँ ना ऐसे, ठीक। और इस 1 को क्या लिखूंगा मैं P0x, इसको भी क्या लिखूंगा, n बराबर 0 दे रखा है, P0x dx -1 से +1 2/2n + 1 डेल्टा mn, ये तुम्हारे पास 1 हो गया क्योंकि दोनों तुम्हारे पास 0 0 है।
और n आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। सोचना ही नहीं है। चलिए अब इसमें लास्ट लिख लो, आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है जनरेटिंग फंक्शन का, ठीक है। कुछ इसके रिकर्सन रिलेशंस हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, बाकी आप प्रूफ कर सकते हो। जनरेटिंग फंक्शन एक ऐसा हथियार है जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो किसी भी स्पेशल फंक्शन के, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर रिकर्सेंस फॉर्मूला, रिकर्सेंस फॉर्मूला, ठीक। पहला फॉर्मूला लिख लो, n+1 Pn+1 x इज इक्वल टू n+1 x Pnx to n+1 x Pnx माइनस n Pn-1 n Pn-1 x। सेकेंड फॉर्मूला लिखो, n Pnx इज इक्वल टू n Pnx इज इक्वल टू x Pn-x x Pn-x माइनस p डैश माइनस p डैश n-1 x। थर्ड लिखो, तीसरा 2n+1 Pnx इज इक्वल टू p डैश n+1 x n+1 x माइनस p डैश n-1 x माइनस p डैश n-1 x। फोर्थ लिखिए, Pn x इज इक्वल टू x p डैश n-1 n-1 प्लस n p डैश n-x प्लस n p डैश n-1 x। फिफ्थ नंबर लिखिए, पांचवा, x² - 1 Pn(x) इज इक्वल टू n Pn माइनस Pn-1। सिक्स नंबर, x² - 1 Pnx इज इक्वल टू n+1 Pn+1 x माइनस x Pnx। ठीक, तो देखो चांसेस कम है यहां से क्वेश्चन आने के, और स्पेशली नेट गेट में तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें बोल दे कि 4 प्रॉपर्टीज दे दे कौन सा सही है, समझ रहे हो, और चारों अलग अलग देते, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है और अगर तुम्हें ये डायरेक्टली याद नहीं है तो क्या करना है, तुम्हें छोड़ के आना है, सोल्व नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी दे उसको ही घुमा के पूछ रहा है तो हम एक प्रॉपर्टी को तो प्रूव कर सकते हैं,
लेकिन 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज देते हैं, उनको प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस करने होते हैं तुम्हें, ठीक है। इसलिए अगर कोई याद कर सकता है तो ठीक है, बाकी यहाँ से आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। इससे पहले जो मैंने बताया वहाँ से, लेकिन ये वो याद कर लेगा फिर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये है, ठीक है। इनको जनरेटिंग फंक्शन से अपन प्रूफ कर सकते हैं, जितने भी ये मैंने लिखवाए सारे जनरेटिंग फंक्शन से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। चलिए एक मुझे इसमें प्रूफ करके बता दो भाई, आवाज़ नहीं, ये बाहर से आवाज़ आ रही है। लिखो एक क्वेश्चन, प्रूव दैट P and dash 1 is equal to 1/2 n into n plus 1। इस बार ये नेट के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक। जल्दी से प्रूफ करके बता दो मुझे। हुआ भाई? देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो एक बार जल्दी से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेजेंड्रे का कितना होता है? एक्स स्क्वायर नहीं, 1 माइनस d2y अपॉन माइनस इसका डिफरेंशिएट करना होता है ना, तो -2x dy अपॉन प्लस n इंटू, ठीक। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा भाई, इसको d2p अपॉन dx स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो इसको p डबल डैश लिख सकता हूँ ना, ये समझ में आया? जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये y के फॉर्म के अंदर है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। ऐसे मैं इसको p के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि लेजेंडर को अपन p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ p डबल डैश एक्स, जिसे अपन हर्माइट में देखेंगे अभी आगे, माइनस 2x, इसको क्या लिख सकता हूँ? प्लस n इंटू n प्लस 1
और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में p डबल डैश p इज इक्वल टू 0। देखो एक बार, पी एन एक्स, सॉरी एन के फॉर्म में है ना, एन टर्म्स है ना, ये एन टर्म्स के लिए होता है, ये एन ये एन ये एन इज इक्वल टू 0। ये नहीं समझ में आया भाई? ये एन टर्म्स के लिए होता है क्योंकि एन, जैसे मैं इसका सॉल्यूशन अपन क्या लिखते हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में, पी एन एक्स लिखते हैं। ऐसे लिखना क्या चाहिए था, वाई एन लिखना चाहिए था, लेकिन पी एन एक्स लिखते हैं ना क्योंकि लेजेंडरी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए, है ना। वो आप लिखते होंगे, क्या होता है तुम्हारे पास में पी एन एक्स, हाँ 1/2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n और d/dx की पावर n और x² माइनस 1 की पावर n, ऐसे लिखते हो आप। तो ये इसका सॉल्यूशन ही तो है तुम्हारे पास। तो इससे तुम्हारे पास n टर्म्स के लिए आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे n टर्म्स का लिख दिया। ठीक, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें यहाँ पे चाहिए Pn-1, इसका मतलब x बराबर कितना रखा होगा, 1 रखा होगा, वहाँ Pn(x) होता है ना, तो पुट x इज इक्वल टू 1। जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस यहाँ पे Pn-1 प्लस यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 Pn1 इज इक्वल टू, बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो? अब तो इसको सोल्व कर लो सिंपली, क्या हो जाएगा, तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा Pn1 की वैल्यू कितनी होती है, देखो ये तुम इसको उधर ले जाओ, 2 Pn-1, इसको उधर ले गया, ये इधर है n इंटू n प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, तो Pn-1 इज इक्वल टू, ठीक, ऐसे कि ऐसे ये नेट के अंदर पूछा हुआ था। तो ये हो सकता है आगे किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट के एग्जाम में पूछ ले, इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में तुम बोलोगे कि सर ऐसे अगर हमारा दिमाग काम ना करे तो क्या करें, तो क्या करोगे, 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, उसमें वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे इस बार अगर मेरे पास नेट का पेपर होता तो मैं बता देता कैसे क्वेश्चन आया हुआ था। देखो जैसे, देखो इधर जल्दी देखो, जैसे P0x कितना होता है भाई, P0x कितना होता है 1, तो P1x भी कितना होगा तुम्हारे, सॉरी P01 भी कितना होगा तुम्हारे पास, 1 ही होगा, x तो है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा P1x कितना होता है, x, तो P11 कितना होगा, 1 होगा। अच्छा मुझे इसका डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि मेरे पास डिफरेंशिएट पूछा हुआ है, तो कितना होगा तुम्हारे पास ये P0 आएगा क्या, P01 का डिफरेंशिएट कितना होगा, और इसका कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा हाँ बिल्कुल, तो ये तुम्हारे पास इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो P2x, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। P2x कितना होता है 1/2 3x² माइनस 1। अगर मैं P2x डैश निकालूँ तो कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ से P2-1 कितना हो जाएगा। अब 4 ऑप्शन में देख लो कौन सा मैच कर रहा है भाई। यहाँ पे तुम्हारे पास जब n बराबर 0 रखूंगा तो ये आना चाहिए ना, कितना 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है। n बराबर 1 रखूंगा तो 1 आना चाहिए, तो 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। n बराबर 2 रखूंगा तो 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो 2 रखो यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 आ गया तुम्हारे पास में। तो ऐसे इस बार नेट के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आया था तुम्हारे पास, ये पता नहीं है, ऐसे रख के चेक करके देख लो। ठीक है, इसलिए स्पेशल फंक्शन जो है डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको 2-4-5 फॉर्मूले याद है तो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, बार बार प्रैक्टिस करो।
क्लियर है? चलिए हेडिंग लिखिए, हर्माइट पॉलिनोमियल। हर्माइट पॉलिनोमियल। तो लिखो, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हर्माइट इक्वेशन इज, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हर्माइट इक्वेशन इज, हर्माइट इक्वेशन इज, ठीक। देखो उसमें क्या होता था लेजेंड्रे में, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ पे होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2x, जैसा कि उसमें होता था, ठीक है, प्लस उसमें होता था n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा डायरेक्टली। इस तरह से याद रखोगे तो कभी बोलोगे नहीं, नोट कर लो, रिमेंबर। n लिख लो, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। देखो, द सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज, द सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन is known as Hermite polynomial, Hermite polynomial of order n, and its mathematical expression is, and its mathematical expression is h n x is equal to minus 1 to the power n e to the power x square d upon dx की पावर n e to the power minus x square। ये लीजिएगा, दिस इज द हर्माइट पॉलिनोमियल। तो मैं इसको d2y की जगह d2hn लिख सकता हूं, ध्यान रखना है ना, d2hn अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, dhn अपॉन dx प्लस 2n hn इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान रखना। few Hermite polynomial, few Hermite polynomial याद है, जैसे h नॉट x कितना होता है 1, यहाँ पे रख सकते हो आप वैल्यू, है ना। h1x कितना होता है 2x, ठीक। h2x कितना होता है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, दैट इज 4, x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक। नेक्स्ट h3x कितना होता है 2 से मल्टीप्लाई करो, 8x स्क्वायर है तो क्यूब माइनस 12x, ठीक। h4x वापस 2 से मल्टीप्लाई करो, 16x4 माइनस 48x स्क्वायर प्लस 12, ठीक। इतना सफिशिएंट है, लिख लो चाहे एक और। h5x होता है, वापस 2 से मल्टीप्लाई करो, 32x की पावर 5 माइनस 160x क्यूब प्लस 120x, ये इतना सफिशिएंट है। ये जल्दी से लिखो और सबके ग्राफ बनाओ, क्योंकि वैसे ही अपन प्रॉपर्टीज निकालने वाले हैं। h4x इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 48x 16x4 माइनस 48x स्क्वायर प्लस 12।
क्या बोल रहे हो? देखो वैसे कोई तरीका नहीं है, 2-3 बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। सब में जो पहला टर्म है उसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें 4x एक पावर बढ़ा दो x स्क्वायर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 8 एक पावर बढ़ा दो x क्यूब, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो कौन सा, वही वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी 1-2 बार आप देखोगे, कोई तरीका नहीं है तो भाई इसके लिए वो तो क्या, तो फिर तुम इस फॉर्मूले से निकालो, ठीक है। या फिर देखो मैंने तो ऐसे याद, जैसे मुझे कभी भी पूछ लो आप, है ना, सोते समय पूछोगे, नींदों में बता दूंगा आपको ये होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे जो लास्ट वाला टर्म है ना, जैसे कांस्टेंट वाला लो, जैसे ये वाला, इसमें हमेशा 2, 12, 2 मैक्सिमम में तुम्हारे पास ये आ रहा है। देखो जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 2 हो गया, आगे 8x क्यूब माइनस 12x हो गया, हो रहा है तुम्हारे पास में। इसमें 16x4 माइनस, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, लास्ट में क्या हो गया, +12 हो गया, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास में ये तो हो ही जाएगा पहला टर्म, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इसमें देखो 120x हो गया, तो 2, 12, ठीक है ना, 120, इस तरह से तुम्हारे पास चलेगा। भाई ये 2-3 चीज़ें ऐसे देखोगे तो याद हो जाएगा। अभी तुम्हें एक बार में देखने से ऐसा लगेगा, लेकिन याद हो जाएगा ये आराम से। तुम 2-3 बार रिपीट करोगे और इन चीज़ों को दिमाग में रखोगे कि तुम्हारे पास में 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, लास्ट की वैल्यू 2 या 12 या 120 आ रहा है, तो हो जाएगा, ठीक। ग्राफ बन गए इसके, बनाओ जल्दी से, इन सब के ग्राफ बनाओ।
हो गया भाई? देखो सबसे पहले x h नॉट x क्या आएगा तुम्हारे पास? सिंपली कांस्टेंट। दूसरा x h1x क्या होगा? 2x मतलब y बराबर x का करो, ठीक। नेक्स्ट x h2x क्या है आपके पास में? 4x स्क्वायर माइनस 2, x बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा? -2। उसके बाद नेचर कैसा है तुम्हारे पास? पैराबोला, तो यहाँ से पैराबोला बना दीजिएगा, ठीक। उसके बाद x h 3x कितना होगा? लो वैल्यू पे नेचर, दो वैल्यू पे नेचर क्या है इतना देख लो आप, -x, तो -x कैसा होगा? यही होगा। उसके बाद में x क्यूब का नेचर कैसा होता है? ऐसे बनेगा। अब देखो ये सीख जाओगे तो क्वांटम मैकेनिक्स कितना आसान हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है भाई, जो अपन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं उसमें जो वेव फंक्शन होता है वो प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, वो आपने ये पढ़ा होगा, साई प्रोपोर्शनल टू h n x e टू दी पावर माइनस m ओमेगा बाई 2h क्रॉस x स्क्वायर। तो मैं उसको हटा देता हूँ तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक। तो e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर अगर मैं सब में लगा दूंगा ना, देखो कितना आसान है। पहले बार ये पूरा कर लेते हैं। देखो x h4x, ठीक। h4x ये रहा लो वैल्यू पे, x बराबर 0 पे +2 +12 है ना। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे होता है तो माइनस, और उसके बाद x4 मतलब, ठीक। और लास्ट देख लीजिएगा इसका अंदर x दैट इज h5x क्या होगा? लो वैल्यू पे नेचर क्या था लास्ट में? 32x5 माइनस 160x³ प्लस 120x, तो प्लस x का नेचर। उसके बाद में -x³, तो +x³ तो ऐसा होता है और -x³ ऐसा होता है, ठीक। इसको तो ऊपर बढ़ा दो, इसको नीचे ले आओ। उसके बाद x5 प्लस का मतलब x³ के जैसा, ये लीजिए, हो गए तुम्हारे ग्राफ सारे, ठीक है। अब कंक्लूजन ग्राफ का वही रहेगा, है ना, जो कंक्लूजन जैसे पिछला था उसी टाइप का कुछ रहेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं नोड की बात कर लूँ, एक भी नोड नहीं है, एक नोड है, दो नोड हैं, तीन नोड हैं, चार नोड है। इसका मतलब जितने ऑर्डर का होगा उतने नोड होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे 5 नोड तुम्हें दिख रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके पास में? दिस फंक्शन इज इवन, दिस फंक्शन इज ऑड, दिस फंक्शन इज इवन, दिस फंक्शन इज ऑड, दिस फंक्शन इज इवन एंड दिस फंक्शन इज ऑड, ठीक। इसके बाद क्या दिख रहा है तुम्हें कि जो h1 h3 h5 n बराबर 135 होता है वो ओरिजिन से तुम्हारे पास जा रहा है ना। देखो 1 में जा रहा है, 2 में नहीं जा रहा, 3 में जा रहा है, 5 में जा रहा है, ठीक है। बाकी सब ओरिजिन से नहीं जाएंगे। इसका मतलब hn(x) एट x बराबर 0 पे 0 होगा अगर n आपके पास कैसा हो? ओड हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। तो लिख लो ये, और इसके लिख लो इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, हर्माइट पॉलिनोमियल आर इवन फंक्शन ऑफ एक्स, हर्माइट पॉलिनोमियल आर
even function of x for n is equal to even, for n is equal to even, and odd function of x and odd function of x if n is equal to odd। तो इसको एक लाइन में कैसे लिख सकता हूं भाई मैं? एच एन माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 टू दी पावर n, लिख सकता हूं ना ऐसे? सेकंड लिखो, एच एन एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा इफ एन आपके पास ओड हो, ठीक, और -1 टू दी पावर n/2, वहां पे क्या होता था? 135 अपॉन में 246, n तक चलेगा, ऊपर वाला n-1 तक। इसमें क्या होगा? -1 टू दी पावर n/2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 इफ n क्या हो आपके पास? इवन हो। अगर n आपके पास क्या हो? इवन हो, तो ऐसा कुछ रहेगा। ठीक, नेक्स्ट तीसरा लिखो, थर्ड लिखो, एच एन एक्स हैज n नोड्स, स्मॉल n नोड्स, ठीक, जितने ऑर्डर का होगा उतने नोड होंगे। फोर्थ लिखो, एच एन एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सारी हैं लेकिन ये तुम्हारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर बार इन एग्जाम में आ चुका है, यहाँ से क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन लिखो, फाइंड H40, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ H40 क्या होगा। कितना होगा? 12। ठीक, कैसे करेंगे? यहाँ वैल्यू रख दो, H40 -1 टू दी पावर 4/2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन में 12। और चाहो तो उसके अंदर भी रख सकते हो आप, H4x के अंदर, है ना, यही आएगा तुम्हारे पास। ठीक, नेक्स्ट लिखो, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ Hx, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ h and x लिखो, e टू दी पावर 2xt - t स्क्वायर n बराबर 0 to infinite h n x t की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n। रिमेंबर,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, इसके एक्सपेंशन में जो टी की पावर n का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में टी की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल n, नॉट हर्माइट, हर्माइट ओनली हर्माइट नहीं होगा, अपॉन में फैक्टोरियल n भी होगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n in the expansion of in the expansion of e to the power 2xt minus t square, e to the power 2xt minus t square minus t square will be equal to h n x upon factorial n, h n x upon factorial n। ऐसा ही है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट लिखिए ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन फॉर एच एन एक्स, ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन फॉर एच एन एक्स। ऑफ एच एन एक्स। ठीक, तो लिख लो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स, एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स is equal to 2 की पावर n फैक्टोरियल n अंडर रूट पाई डेल्टा एम एन, अंडर रूट पाई डेल्टा एम एन। अंडर रूट पाई डेल्टा एम एन। ठीक, चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, रिमेंबर। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e to the power minus x square 16x4 minus 12x cube plus 6x square minus 8 h4x dx, h4x dx will be option A 384 root pi 768 root pi 1536 root pi फोर्थ ऑप्शन है 0। कीजिए इसको एक बार।
क्या हुआ भाई, बन गया हैं? देखो दिमाग तुम्हें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ठीक है? हैं? क्या हुआ? आंसर से क्या करना है तुम्हें? ऑप्शन बताओ कौन सा है? तुक्के दे रहे हो मतलब? फिर बता दो, गलत ही तो होगा। ये आ रहा है मेरा तो नहीं, फर्स्ट नहीं आएगा। देखो देखो इधर समझ लो एक बार, मैं देख लेता हूँ फर्स्ट नहीं आएगा क्या। नहीं फर्स्ट नहीं है। देखो इधर, अब देखो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसे लग रहा है कि ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन कुछ बन सकती है, ठीक है, क्योंकि e⁻x² आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे पास में कुछ ऐसा हो जाए तो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन बन सकती है, ठीक। तो पहली क्लास में, इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, इसको लेजेंड्रे के फॉर्म में लिखा था। सिमिलरली किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? हर्माइट के फॉर्म में। तो कहने का मतलब जो 64x4 माइनस 12x³ प्लस 6x² माइनस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? C0 P0 C1 P1 C2 P2 C3 P3। हाँ सॉरी ये हर्माइट चल रहा है अपना, तो ये होगा C0 H0 C1 H1 C2 H2 C3 H3 C4 H4। जितनी पावर होती है उतना ही एक्सपेंड होता है, ठीक। समझना भाई इसको। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक तरह से मैं इसको आई बोल देता हूं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e⁻⁻x², ठीक। अब इस पूरे को मैं यहां पे एज इट इज रखूंगा, ठीक है। तो C0 H0 प्लस C1 H1 प्लस C2 H2 प्लस C3 H3 प्लस C4 H4, ऐसा ही है, इनटू में H4 dx। क्लियर है यहां तक? अच्छा सारे क्या हो जाएंगे, जितने भी हैं सब जीरो हो जाएंगे, ओनली H4 को छोड़ के, यही है। तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e⁻⁻x², ठीक है। C4 को बाद में लिख देता हूं मैं, ठीक। यहां पे हो जाएगा H4x dx और C4 को मैं ले लेता हूं बाहर, ठीक। तो ये हो जाएगा C4 इंटू इस पूरे की वैल्यू 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, ये होती है ना। तो 2 की पावर n कितना है, इंटू फैक्टोरियल 4 रूट पाई और डेल्टा 4 कितना हो जाएगा 1। एक C4 मुझे और चाहिए। अब C4 कैसे निकालोगे? हाँ कुछ नहीं करना तुम्हें, सिंपली ये क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो और दोनों तरफ कंपेयर करवा लो। ऐसे ही करते थे ना अपन भाई, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे। अब ये तो चलो मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, हो सकता है थोड़ा छोटा क्वेश्चन आके तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन बन जाए। तो ये कर लोगे? जल्दी से मुझे बताओ C4 की वैल्यू कितनी आई, और यहाँ रख के देखो आंसर आता है नहीं आता। वैसे आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, C4 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। अच्छा मुझे बताओ ये वैल्यू लिखोगे क्या? जरूरत ही नहीं है। कहीं पे x4 आएगा तुम्हारे पास में? नहीं आएगा, ठीक है। हम तो डायरेक्टली ये वैल्यू लिखेंगे
इसमें क्या आएगा 16x4 पढ़ा है, माइनस 48x² प्लस 12 ऐसे कुछ पढ़ा होगा। तो 16x4, तो x4 का कोफिशिएंट कितना हो गया 16, तो 16c4 और इधर कितना हो गया तुम्हारे पास 64, कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, 16 चौक 64। किस में आने दो, तो मैं तो x4 लूंगा ना, x² ले सकते हो लेकिन उससे तुम्हारे पास c2 आएगा भाई, नहीं समझ में आया भाई, मुझे c4 चाहिए, तो c4 के लिए आसान क्या रहेगा, तो उसमें क्या दिक्कत है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम समझ नहीं रहे है ना। वो देखो एक बार, देखो आपके पास क्या है, इधर क्या था एक बार बोलो मुझे जल्दी से देख के, 64 x की पावर 4, ठीक है जो भी है आपके पास है ना, इज इक्वल टू यहाँ तक h0 c0 ये चलता रहेगा, प्लस यहाँ पे c4 और h4 कितना है, h4 है 16x4 माइनस 48x² प्लस 12। अब तुम बोल रहे हो c4 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या दिक्कत है, तुम्हें क्यों लेना है ये, तुम्हें तो c4 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा दोनों तरफ x4 का कोफिशिएंट देखूंगा, इधर कितना आ रहा है 64 और इधर a की तो आएगा, इसमें तो तुम्हें x4 मिलेगा नहीं, इधर तुम्हें a कितना मिल रहा है तुम्हारे पास 16c4, x4 का कोफिशिएंट x² क्यों लेंगे हम, आ गया तुम्हारे पास 4, उसके साथ भी तो मल्टीपल है ना, तो ऐसे बोल रहे हैं, तुम ऐसे बोल रहे हो, हाँ c4 उसके साथ भी तो मल्टीपल है, c4 का तो वहाँ भी वैल्यू होना चाहिए। हाँ अरे तो वो अपन जब c2 निकालेंगे तब c4 काम में आएगा वहां पे, मुझे मतलब किससे है c4 से या c2 से, ये बताओ c4 से फिर। अच्छा एक बार जल्दी से, कोई बात नहीं, एक बार लेजेंडरी वाला निकालो, एक बार देखो अभी समझ में आ जाएगा, लेजेंडरी वाला निकालो, हमें c4 चाहिए इसलिए मैंने ओनली x4 का कोफिशिएंट लिया है। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई, सी ऑप्शन, देखो तुम्हारे पास में सी ऑप्शन मिल जाएगा, c4 की वैल्यू 4 रखो यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ से 4 इंटू 16 इंटू फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू रूट पाई, ठीक, तो इसको सोल्व कर लेना 1000 तुम्हारे पास नहीं 1536 आएगा, देखो एक बार देख लो कितना आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, चलो चले आगे। हो गया, चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट है, लिखिए द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, the first order derivative of Hermite polynomial of nth order, that means h dash n x
और n आपको बोल रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक। कैन बी रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज ऑप्शन ए 2n hn(x), ऑप्शन बी 2n hn-1x, ऑप्शन सी 2n-1 hn-1x, and option D 2h(n-2x). तो देखो इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी डिराइव करनी है, एक ही प्रॉपर्टी से तुम्हें पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं होगा कभी तुम्हें 4 प्रॉपर्टी बोल देगा कौन सा सही है, ऐसा आने के चांसेस कम है। अगर वो फिर भी दे रहा है तो वो पागल है फिर बाद में, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस दिए नहीं जाते हैं और फिर आते हैं तो फिर छोड़ना होता है, ऐसे आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो देखो कुछ नहीं है आपके पास में, क्या हुआ, सेकंड, यस, क्यों लिखवा रखा है मैंने इसलिए। अच्छा, ऐसा नहीं करना है ना, अब तुम्हें पता होना चाहिए कैसे निकलेगा ये, है ना। तो मैंने बोला कुछ समझ में नहीं आए तो एक हथियार तुम्हारे पास में है, क्या तो इसको एक्सपेंड कर वैसे करके देखो वैल्यू रख के, या फिर जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। क्या बोलता है जनरेटिंग फंक्शन, e⁻2xt - t² इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 to ∞ h(n)x अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, hn-x, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, x या t, x के रेस्पेक्ट में, ठीक, क्योंकि ये x का ही फंक्शन है, ठीक। तो x के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो कितना होगा भाई, इसका हो जाएगा e⁻2xt - t² इंटू, ये होगा। अच्छा, इधर देखो क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 to ∞ hn-x अपॉन, क्लियर है। अब क्या करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, देखो अब मुझे कंपेयर करवाना पड़ेगा दोनों तरफ, उसके लिए मैं इसकी जगह वापस ये रख सकता हूं क्या, इसके इक्वल ये तो है तुम्हारे पास, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 to ∞ hn-x अपॉन फैक्टोरियल n t⁻n इंटू t, और इस 2 को मैंने ले लिया बाहर, ठीक, इज इक्वल टू, ये सेम है तुम्हारे पास। अब देखना यहां पे ध्यान से, 2n इज इक्वल टू 0 to ∞ hn-x अपॉन फैक्टोरियल n, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई, t⁻n+1, n इज इक्वल टू 0 to ∞ hn-x अपॉन फैक्टोरियल n t⁻n, ठीक। मुझे तो h-n चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूं, कंपेयर कर लूं, क्या, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ t⁻n, यही होगा। इधर तो क्या है, h-n-x अपॉन, ऐसा ही है, और इधर तुम्हारे पास इसके अंदर, इस पूरे के अंदर n की जगह कितना रिप्लेस करना पड़ेगा, n-1, n की जगह n-1 रिप्लेस करेंगे, देखो n-1 + 1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो t⁻n बचेगा, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे hn-1x अपॉन, और कुछ थोड़ी बचेगा, तो देखो यहाँ पे, तो तुम्हें तो ये चाहिए h-n-x, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2, इसको लिख सकता हूँ n इंटू
एच एन माइनस वन एक्स अपॉन में, तो ये हो जाएगा 2n। ठीक, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। आप अगर समझ जाओगे तो अपने आप से करोगे तो टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, वही आपके पास आंसर होगा। और तो कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएट किया है ना, जनरेटिव फंक्शन लिखा है और डिफरेंशिएट किया है। तो ये आपके पास में था हर्माइट पॉलिनोमियल। इसके अपन कल कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, फिर अपन आएंगे लागेर और बेसल, जो कि आज का आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। हुआ भाई? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली भी याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया था। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना कर पाओ तो क्या करोगे भाई? तुम्हें तो ऑप्शन रिमूव करने हैं ना। तो देखो इधर समझ लो, अगर ऐसा ना कर पाए तो ऐसा कर सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं, मुझे भी नहीं पता कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल n में से मैक्सिमम कितना माइनस हो रहा है, n n-1 n-1 n-2 तक हो रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूं, समझना, हो सकता है पता नहीं आंसर आया नहीं आए, देख लेते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं h3x ले लेता हूं, है ना, h3x, ये तो पता होगा कितना होता है, कितना होता है -12x। अच्छा इसका डिफरेंशिएट कर लो, ये तो तुम्हें निकालना है, h डैश n कितना आएगा 24 -12। ठीक, अब फॉर एग्जांपल मैं एक बार सही ऑप्शन उठा लेता हूं, कौन सा ऑप्शन सही था, बी। ठीक, तो ये क्या है तुम्हारे पास 2n, तो 2 इंटू यहां पे क्या कर दूंगा मैं 3, n की जगह 3 कर दिया। अब यहां पे hn-1, ठीक है, hn-1 मतलब h2x, तो 6 h2x कितना होता है 24, मिल गया। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आप और ऑप्शन चेक कीजिएगा, आपको ये नहीं मिलेगा सेम, इसमें सेम मिल जाएगा। मैंने जस्ट एग्जांपल उठाया, आप h4 भी देख सकते हो, h2 भी देख सकते हो। h2 इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि 2 - 2 करोगे तो 0 हो जाएगा, कम से कम एक वैल्यू तो रहनी चाहिए ना तुम्हारे पास में। नहीं आया समझ में, ये आ गया ना, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आए ऐसे ऑप्शन पे चेक कर लो। तो इसलिए मैंने बोला था हर्माइट लेजेंड्रे कठिन नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि आपको ये तरीके पता होना चाहिए और कुछ वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी अपन कल देखेंगे बेसल प्लस लागेर, है ना।
जो कितने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बोल चुका हूँ मैं। बेसर इंपॉर्टेंट है, उसमें H0 H प्लस हाफ H माइनस हाफ की डायरेक्टली वैल्यू पूछता है। और बीच में आपका एक दिन मिस भी रहेगा, जिस दिन डिस्चार्ज होगा